नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोशनीवाल फ्रॉम एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एंटरप्रेन्योर जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसमें लीडरशिप को अपन ने देखा था कि एक उद्यमी में लीडरशिप होना जरूरी है। अब अपन देखेंगे कि लीडरशिप होना तो आवश्यक है, परंतु लीडरशिप के साथ साथ में उसमें रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी का भी होना आवश्यक है। तब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ द रिस्क। तो रिस्क जो अपन कहते हैं कि जो बिल्कुल अनसर्टेन है, तो उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो भी कार्य करता है उसका फ्यूचर बिल्कुल अनिश्चित होता है। तो वो अनिश्चितता के दौर में कार्य करता है और जो वो अनिश्चितता उठाता है वो ही जोखिम है। तो अब ये जोखिम उसको किस रूप में उठानी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो रिसोर्सेज जब परचेज करता है तो परचेज करते समय उसको एक सर्टेन प्राइस पे करना पड़ता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे भूमि भवन जो भी है, तो उन सब के लिए उसे एक निश्चित अमाउंट पे करना पड़ता है। परंतु आप देखिए कि जब वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके और उसको सेल करता है तो सेल करते समय उसकी अनसर्टेनिटी होती है। उसको वो बिल्कुल फोरकास्टिंग करता है, प्लानिंग करता है कि उसका माल कितनी संख्या में विक्रय हो सकता है, कब कितनी मांग होगी, कौन से मार्केट में उसकी वस्तु की मांग हो सकती है। परंतु फिर भी देखिए कि कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण से वो अपनी मांग का अनुमान जो उसने लगाया है वो बिल्कुल गलत हो जाता है और उसको जो माल बेचना पड़ता है वो हमेशा उसके अनिश्चित मूल्य पर बेचना पड़ता है। क्या आप देखेंगे कि अनिश्चित मूल्य हमेशा कम होता है या ज़्यादा होता है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अनिश्चित मूल्य कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब वो कितना कम और ज़्यादा होगा वो उसकी जोखिम है। यदि अनिश्चित मूल्य ज़्यादा हुए जो उसने उन सबके लिए पे किया है और उसने जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग पे जो खर्च किया है, यदि मूल्य उससे अधिक मिल रहा है तो वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बराबर मिल रहा है तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया, और उससे कम मिल रहा है तो वो लॉस पर जाएगा। तो ये उसकी रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी है। तो हर उद्यमी के साथ में ये जुड़ा हुआ है कि उसके साथ में रिस्क जुड़ी हुई रहेगी। जैसे बच्चों, आपने आज देखा होगा कि जो सेंसेक्स है वो मार्केट एकदम से अप हो गया, उसमें उछाल आ गया, परंतु कुछ टाइम पहले अपन ने देखा था कि सेंसेक्स एकदम से डाउन हो गया। तो जो शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं या शेयर्स में जो लेन देन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो शेयर्स में लेन देन कर रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने उस समय यदि परचेज कर लिए शेयर और आज उसको वो सेल कर रहे हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। परंतु सपोज करो कि वो इन सबको फायदा नहीं उठा सके, परंतु ये अनिश्चितता थी क्योंकि ये मार्केट बूस्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उनका मार्केट कितना बूस्ट होएगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अनिश्चितता के वातावरण में उद्यमी हमेशा कार्य करता है और उस अनिश्चितता के वातावरण में ही उसको कार्य करना होता है। वो उसकी रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी बताता है कि वो कितने रिस्क बियर कर सकता है, और यदि जिस उद्यमी की रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही वो सफल हो सकता है। अब अपन देखेंगे कि जो ये जोखिमें उत्पन्न होती हैं तो उनके कारण क्या है। तो सबसे पहले अपन ये रिस्क का जिसको अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है तो उन परिवर्तन के कारण से उसको रिस्क हो सकती है। तो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में कई प्रकार के चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी किसानों से संबंधित कृषि बिल पारित हुए हैं, तो वो जो कृषि बिल पारित हुए हैं तो वो दोनों प्रकार के उसके लाभ भी हैं, हानि भी है, दोनों प्रकार से आप देखिए। तो वो उसके लिए अनिश्चितता होगी कि उसको लिए वो क्या करे, वो उसके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। तो ये उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग अब किस तरह से कार्य करें। फिर अपन देखेंगे कि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो उनके कारण से हर व्यक्ति, हर जो कस्टमर है
तो ग्राहक हर नई टेक्नोलॉजी का माल खरीदना चाहता है। तो जब वो नई टेक्नोलॉजी का माल खरीदता है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसके पास थी वो सारी वेस्ट हो जाती हैं, या उसके लिए जो उसने रिसोर्सेज मशीनें वगैरह रख रखी है वो सारी वेस्ट हो जाती है, तो उसको नए सिरे से कार्य करना पड़ता है। इसी तरह से अपन देखेंगे प्रतिस्पर्धा के कारण से। अब देखिए कि वर्तमान युग में उत्पादन बहुत आसानी से हो रहा है, परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस उत्पादन को मार्केट में कैसे सेल किया जाए। आप देखते हो कि इतने ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि माल का प्रोडक्शन ज़्यादा है, उस प्रोडक्शन को हर जो उद्यमी है वो उसको मार्केट में खपत करना चाहता है। तो इसलिए यानी कि अपन देखते हैं कि उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो कंपटीशन फेस करने में जो डिफीट खा जाएगा वो लॉस में रहेगा, और जो जीत जाएगा कंपटीशन को फेस कर लेगा वो अपना स्थान बनाए हुए रखेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मीडिएटर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं तो उनकी तरफ से भी हमेशा अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है। तो मीडिएटर्स हैं कि वो किस तरह से उस वस्तु को कि मीडिएटर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, और दूसरा कि जो सप्लायर्स हैं वो अपनी शर्तों में परिवर्तन कर देते हैं। तो जब उनकी शर्तों में परिवर्तन हो जाता है तो उन शर्तों में परिवर्तन होने से उनको, जैसे पहले वो क्रेडिट में माल दे रहे थे रॉ मटेरियल, परंतु अब उन्होंने क्रेडिट पीरियड कम कर दिया है। तो जो क्रेडिट पीरियड कम कर दिया है तो उसका प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। फिर अपन देखेंगे कि जो प्राकृतिक आपदा हैं, तो प्राकृतिक आपदा मनुष्य के रोकने से नहीं रुकती है। वो कितना भी चले पूर्वानुमान कर ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले, परंतु वो उसको नहीं रोक सकता है। तो जब वो पूर्वानुमान करता है फिर भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। जैसे अपने कोरोना पैंडेमिक अभी अपन देख रहे हैं, सब उससे ग्रसित हैं। तो आप देखिए कि ये ऐसी आपदा आई है कि इससे हर उद्यमी को अपनी बिजनेस पॉलिसी को चेंज करना पड़ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ जो आईटी सेक्टर थे उसमें वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट था, परंतु वर्तमान में आप देखिए कि हर इंस्टीट्यूशन ये चाहती है कि उसका काम तो कम से कम हो जाए, चाहे वो घर से हो, और वो अपने कर्मचारियों को जीवन को संकट में भी नहीं डालना चाहती है। तो इसलिए उसने वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और वो उसके द्वारा कार्य कर रही है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो मध्यस्थों का जो नेचर है वो चेंज हो गया। पहले तक अपन फिजिकली सामान खरीदना पसंद करते थे, परंतु अब अपन देखते हैं कि अपन ऑनलाइन परचेजिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि जब अपने को कोरोना के कारण से घर से बाहर कम से कम निकलना है, तो लोगों के संपर्क में कम से कम आना है, तो उस कंडीशन में हम घर बैठे हुए अपनी नेसेसिटीज़ को किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन परचेजिंग को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैंने देखा कि जो मध्यस्थों का फॉर्म है वो चेंज हो गया। तो मध्यस्थ चेंज हो जाता है तो उनके कारण से कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई, कई लोगों के बिजनेस ठप हो गया। इस प्राकृतिक आपदा के कारण से उनको लॉस हो गया, तो कईयों के नए बिजनेस सेटअप भी हो गया। तो ये सब उद्यमी की प्राकृतिक स्थितियों के कारण से उसकी जोखिमों का चेंज होती रहती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयाँ होती है कई बार। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के द्वारा कोई बैन लगा दिया जाता है किसी वस्तु पर, या इस तरह से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके कारण से अपने देश में भी संकट पैदा हो जाता है, राष्ट्रीय संकट पैदा हो जाता है। तो ये सारी कई राष्ट्रीय आपदा उत्पन्न हो जाती है, तो उस आपदा के समय सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं। जैसे युद्धकालीन परिस्थितियां पैदा हो जाती है यदि, तो उस समय ऐसे यदि कोरोना ये एक राष्ट्रीय आपदा है, तो इस राष्ट्रीय आपदा के समय सभी मिलकर, सबका लक्ष्य क्या है कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए। तो इस आपदा से निपटने में कुछ उद्यमी तो बहुत आगे रह रहे हैं और कुछ उद्यमी को बिजनेस में रिस्क उत्पन्न हो रही है, परंतु सबके सामने पहले मेन इश्यू है कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए। इसी तरह से आंतरिक जो कारण है, जो एक उद्यमी जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो फेस करता ही है, परंतु उसके साथ साथ में वो अपने जो इंटरनल फैक्टर्स है उन सबको भी उसे फेस करना होता है, उन सबको भी उसे सेटिस्फाई करना होता है। उसे कर्मचारियों को सेटिस्फाई करना है, उसे अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, और उसे सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको संतुष्ट करना और स्वयं को भी लाभ अर्जित करना है।
तो इन सबको करते हुए किस तरह से वो कार्य कर सकता है। इसी तरह से उसके लिए फिनेंशियल कॉजेज भी हो सकता है, जैसे उसके पास में लिक्विडिटी की कमी हो जाए, तो जब उसको लिक्विडिटी की आवश्यकता है, भले उसके पास में प्रॉपर्टीज़ कितनी भी है, परंतु जब उसको लिक्विडिटी चाहिए तो उस समय उसे लिक्विडिटी होना जरूरी है, और यदि वो नहीं मिल पाती है तो उसके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे कई सारे कारण हैं जो एक उद्यमी के जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपन जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन सबको परिस्थितियों के हिसाब से इसमें कि किसके ऊपर किस समय कौन सा कारण अप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि इन कारणों के कारण से एक उद्यमी की जोखिम उत्पन्न हो सकती है। अब अपन देखेंगे कि क्या उससे जो जोखिम उत्पन्न होती है, तो जोखिम में कितने कौन कौन सी जोखिमें उत्पन्न हो सकती है। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि उससे जो जोखिम उत्पन्न होती है उसको बिजनेस रिस्क हो सकती है। अब बिजनेस रिस्क अपन देखते हैं कि उसने तो व्यवसाय ही बिजनेस करने के लिए लगाया, परंतु उसको उस व्यवसाय के असफल होने की रिस्क रहती है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उसका बिजनेस सफल नहीं होगा, वो बंद होने की स्थिति में आ जाएगा। तो जब वो बंद होने की स्थिति में यदि आ जाता है तो उस कंडीशन में ये उसकी सबसे बड़ी जोखिम होती है कि वो उसने जो इतनी मेहनत करी है वो मेहनत बिल्कुल उसकी समाप्त हो जाती है। फिर अपन देखेंगे फिनेंशियल रिस्क, तो अपन देखेंगे कि कई बार होता है कि उसके पास में लिक्विडिटी नहीं होती है, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाता है। तो जब वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है तो वो अवसर उसके हाथ से चले जाता है, और उसकी पूंजी धीरे धीरे जब अवसर चले जाता है प्रतिस्पर्धा में वो नहीं विजयी हो पाता है या उसको फेस नहीं कर पाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उस फाइनेंशियल जोखिम के कारण से उसकी पूंजी में धीरे धीरे कमी होती चली जाती है, और जब उसकी पूंजी में कमी हो जाती है तो उसका रिजल्ट होता है कि धीरे धीरे वो इंसॉल्वेंसी की स्थिति में आने लगता है, और इंसॉल्वेंसी की स्थिति में आता है उसका व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो सकता है। फिर अपन देखेंगे कि उसको आजीविका की जोखिम हो सकती है। अब आजीविका के जोखिम का मतलब हो गया कि उसका जो जीवन यापन है वो अपने उस बिजनेस से कर रहा है, तो जब उसका बिजनेस ही समाप्त हो रहा है, तो बिजनेस समाप्त हो रहा है तो उसके सामने सबसे पहले ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो रोज़ क्या करेगा, खुद क्या कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, खुद क्या करेगा। तो उसकी जितना पैसा होता है वो उस बिज़नेस में लगा हुआ रहता है, और जब वो बिज़नेस ही समाप्त हो जाता है तो वो क्या करेगा। उसको एकदम से कोई जॉब मिलने वाला नहीं है, कोई नई बिजनेस एक दिन में सेट होने वाला नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। फिर अपन देखते हैं कि उसकी पारिवारिक जोखिम होती है। जैसे कई बार परिवार के कुछ व्यक्ति मिलकर के इनिशियल लेवल पर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देता है, तो वो शुरू में तो बहुत प्रेम पूर्वक कार्य करता है, परंतु कई बार परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है, और जो परिवार के मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो उन डिस्प्यूट्स के कारण से हर व्यक्ति अपना अलग अलग करने लग जाता है। तो जब वो अलग अलग है उस बिजनेस से अलग होने लग जाता है, उससे कैपिटल मांगने लग जाता है या अपनी कैपिटल अलग ले लेता है, कुछ भी इस तरह के कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों से भी उसके व्यवसाय को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ये पारिवारिक जो व्यक्ति है वो भी उसके व्यवसाय को जोखिम उत्पन्न कर सकता है। फिर अपन देखते हैं कि कुछ सामाजिक जोखिमें भी होती हैं। तो सामाजिक जोखिमों में अपन देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति का व्यवसाय बहुत उन्नति पर होता है तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि उसका समाज में बहुत उच्च स्थान होता है, परंतु जो ही उसका व्यवसाय डाउनफॉल होने लगता है कि समाज में उसकी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है, तो इस तरह से उसकी जो समाज की स्थिति है वो भी डाउन हो जाती है, तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। फिर अपन देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण, तो जब उसकी व्यवसायिक स्थिति खराब हो जाती है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज समाप्त होने लग जाता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति खराब हो जाती है, मतलब उसकी आजीविका के कोई साधन ही नहीं रहता है, उसको फैमिलियर और सोशल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है बिजनेस नहीं होने के कारण से, या परिवार के लोगों के द्वारा उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, तो इन सब का प्रभाव उसके मानसिक लेवल पर पड़ता है और इस तरह से वो मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। तो आपने देखा होगा, एक कहावत भी सुनी होगी कि चिंता चिता समान है,
कि जब व्यक्ति इस चिंता में मग्न हो जाता है तो चिंता होने पर वो मानसिक तनाव में जीने लग जाता है और उसको लगता है कि वो अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे वो उसका पालन पोषण करेगा। तो इस तरह से वो परेशानी में पड़ जाता है। फिर अपन देखिए कि कई प्रकार की कानूनी जोखिम उत्पन्न हो जाती है। जैसे उद्यमी के सामने उद्यमी को कोई भी जो कानून है उसको फुलफिल करना होता है, तो कई बार उसके कुछ कानूनी जो दायित्व है वो उत्पन्न हो जाता है। तो जनरली जो समझदार उद्यमी है वो इन सबका, जैसे थर्ड पार्टी दायित्व उत्पन्न हो गया तो उसमें वो इसके लिए अपना इंश्योरेंस करवा के रखता है। तो उसने थर्ड पार्टी जो बीमा करवा लिया तो वो उससे उसको पे कर देगा। पर सपोज करिए कि इनिशियल स्टेज पर उसका वो बीमा यदि उसने नहीं करवाया है और उसकी ये दायित्व उत्पन्न हो गया है, तो उसके सामने यदि बड़ा दायित्व उत्पन्न हो गया है तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो अपने इस कानूनी दायित्व को किस तरीके से पूरा करें, और इसका प्रभाव होगा कि वो इस जोखिमों को बियर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि कई प्रकार की जोखिमें हैं जो उसको परेशान करती है और इन सबका उसे फेस करना पड़ सकता है। हालांकि ये सारी जोखिमें एक साथ उत्पन्न नहीं होती है, परंतु ये कोई ना कोई जोखिमें उत्पन्न होती रहती है, उसको उसे फेस करना पड़ता है। अब इसमें आप देखिए कि मैंने आपको भी बोला था कि थर्ड पार्टी बीमा करा लिया, परंतु जोखिमें, सारी जोखिमें बीमा योग्य नहीं होती है। तो कुछ जोखिमों का तो बीमा करवाया जा सकता है, परंतु कुछ जोखिमों का बीमा नहीं हो सकता है। तो अब जिन जोखिमों का बीमा हो सकता है तो उनको तो वो बीमा करवा करके उनको सुरक्षित हो जाएगा, परंतु जिनका बीमा नहीं करवा सकता है तो उसके लिए उसको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो अब ये अपन ने कुल मिलाकर के देखा कि जोखिम उत्पन्न होने के कारण क्या है, जोखिमें कौन कौन सी हो सकती है, बीमा योग्य और बीमा अयोग्य जोखिमें होती है। तो जो बीमा योग्य जोखिम है उनका तो वो बीमा करवा लेता है, परंतु जो बीमा अयोग्य है जोखिम है जिनका कि वो बीमा नहीं करवा सकता है, तो उस परिस्थिति में वो क्या करें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि उसमें कुछ गुण होने चाहिए, जो अपना मेन पॉइंट है कि रिस्क बियरिंग कॉम्पिटेंसीज उसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए वो करें कि सबसे पहले तो उसमें होना चाहिए कि उसको उस जोखिम को मेजरमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए, कि वो पूर्व में ही अनुमान कर सके कि उसे किस प्रकार की जोखिम उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह से उसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसकी कैलकुलेशन कर सके कि उससे उसे किस प्रकार की जोखिम उत्पन्न हो सकती है, और वो पूर्व में ही उसके लिए प्लानिंग कर ले कि वो उन जोखिमों से कैसे फ्री हो सकता है। इसी तरह से जैसे कि स्वॉट एनालिसिस होता है तो उसको अपने अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना होगा कि कहाँ कहाँ से मिल रही है, और उसके साथ में उसके चैलेंजेस उसके सामने क्या आएंगे। तो उस चैलेंजेस को भी वो समझें और उनको भी वो पहले से ही तैयार रहे कि इन चैलेंजेस का सामना कैसे कर सकता है। इसी तरह से उसकी जो नेचर है वो अपने स्ट्रेंथ को देखें कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो जोखिम उठाने की तैयारी करें कि, और उसको साथ में कुछ अनुभवी लोगों से सलाह ले लेनी चाहिए कि ताकि उनके अनुभव का वो फ़ायदा उठा ले और वो लॉस में नहीं जाए। और सबसे पहला तो है कि उसे उसमें फोरसाइटनेस होनी चाहिए कि वो दूरदर्शितापूर्ण तरीके से कार्य करें, कि उसको उसमें एक क्षमता होनी चाहिए। उद्यमी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें दूरदर्शिता होती है कि वो समझ सके कि उसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। अब इसमें यह है कि उसमें जोखिम बांटने की क्षमता होनी चाहिए। अब इसको है कि वो डिवीज़न पहले तो जोखिमों का डिवीज़न करें, फिर उन रिस्क को वो ट्रांसफ़र कर दें। तो ट्रांसफ़र दूसरा तो कोई नहीं करेगा, केवल इंश्योरेंस कंपनी को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वो उसको जितनी जोखिमों का वो बीमा करवा सकता है वो उन सब जोखिमों का बीमा करवाए, और बीमा करवा करके और उसको वो अपने आप को निश्चिंत कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो एंटरप्रेन्योर है उसमें रिस्क बियरिंग कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो वो कॉम्पिटेंसी जब उसमें होएगी तो वो रिस्क को आराम से बियर कर सकता है और अपने आप को इस कंपटीशन के युग में और सारी जोखिमों को चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सबको बियर करते हुए वो अपने आप को जीवित रख सकता है। थैंक यू।